This is Dr. Kriti Sharma and welcome to my channel. In this video, I will be sharing my personal story of how I cracked NEET MDS 2025 with All India rank of 136 while still interning. A brief about myself: I did my UG from Mahatma Gandhi Dental College and Hospital, Jaipur. It's a private institution and क्योंकि मैं private institute से BDS कर चुकी थी तो आई ऑलरेडी नो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का हाल क्या है. एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग एक डर सा लगता है सबको प्राइवेट बोलने के अंदर कि हमने प्राइवेट से करा है, हम प्राइवेट से करेंगे. सो अब बारी आ गई थी कि अब हमें जो करना है वो गवर्नमेंट से ही MDS करनी है. तो स्टार्टिंग से आई यूज़ टू स्टडी लाइक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. मैं कभी भी इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ती थी. आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम मेडिकल सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूट्यूब एंड यूज़ टू क्लियर माई कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट थॉरली. एंड उसमें मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया एंड दैट इन्वेस्टमेंट जो मैंने उस समय लगाया वो मेरे को आज हेल्प करा. मतलब ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप मेरे को इतना लोड नहीं लेना पड़ा टू नो द कॉन्सेप्ट एंड वेस्ट माई टाइम. वेस्ट तो नहीं पर ऐसे है कि उसमें ज़्यादा मुझे टाइम लगाना नहीं पड़ा जितना मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी थी अपने नॉर्मल ईयर्स के अंदर. कि 1 to 4th ईयर तक मैंने सारा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है. सो फ्रेंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रैंक एंड मतलब समथिंग मुझे एग्ज़ाम देते समय लगा कि नो मैंने कुछ मैसअप कर दिया है एंड आई वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 700 to 800 एंड मुझे पता था कि उसमें मुझे गवर्नमेंट नहीं मिलने वाला. सो मैंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करी थी विद सीडीज इंस्टीट्यूट एंड विद जैसे से इंटर्नशिप स्टार्ट हुई वैसे ही मैंने सीडीज़ का कोचिंग इंस्टीट्यूट सैटेलाइट सेंटर जयपुर का मैंने ज्वाइन किया था. एंड 11 Feb को हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ था. उस दिन से एंड तक हमने मेरे जितने भी क्लासमेट थे हम सब ने एक हेल्दी कंपटीशन रखा था. बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ते थे. मतलब वी वर रेगुलर, वी वर कंसिस्टेंट एंड जैसे जैसे सर बोलते थे वैसे वैसे हम सब्जेक्ट्स कवर करते थे. हमने हमारा पूरा ट्राई किया कि जितना हो सके उस टाइम पीरियड के अंदर हमें जो कवर करना है हम वो करें. क्योंकि बैकलॉग अगर हो गया तो वो हमारे लिए मतलब मुसीबत ही बनेगी वो आगे चल के हमारे पे. तो वैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ था सारा. बात करें अगर मेन एग्ज़ाम वाले दिन की तो क्योंकि इस बार अलग वे से आया था पेपर, पार्ट ए और पार्ट बी. मतलब यूजुअली क्या होता है कि आप पार्ट बी और ए के अंदर स्विच कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको पार्ट ए जो कि मेडिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आता है वो आया, उसको पहले कवर करना था. उसके बाद ही आप बी के अंदर जा सकते थे. सो ये मेरा भी पहला अटैम्प्ट था बट क्योंकि हमने कोचिंग के अंदर सब वैसे ही बेस से कर रखा था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई. ऑल तो मुझे ए वाला पार्ट जो कि मेडिकल पार्ट था वो कंपैरेटिवली इजी लगा एज़ कम्पेयर टू बी. क्योंकि बी में क्लिनिकल आया था और कहीं ना कहीं मैं 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो रही थी. लेकिन मेडिकल एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे अगर आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है तो अगर आप थॉरली आपने मेडिकल सब्जेक्ट करे हैं इवन फ्रॉम योर पर्ल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो वो आपका कवर अप हो जाता. एंड फॉर बी मैं ये कहूँगी कि क्लिनिकल पार्ट ज़्यादा आया था एंड काफ़ी अच्छा था. मतलब सोचने वाला था एंड आप टाइम लगाते और हो जाता. तो ओवरऑल बताऊँ तो मैंने आउट ऑफ 240 आई अटेम्प्टेड अराउंड 234 समथिंग. तो पार्ट ए के अंदर मैंने ज़्यादा कवर किया था. आई थिंक मैंने 100 में से 99 मैंने अटैम्प्ट किए थे. एंड इन पार्ट बी मैंने 5 के आसपास नहीं अटैम्प्ट किए थे. बट क्योंकि मेरे को स्ट्रेटेजी शुरू से पता थी, मैं जितने भी GTs देती थी चाहे वो सीडीज़ के हों या अदर इंस्टीट्यूट के हों, आई यूज़ टू टेक दैट टेस्ट वेरी सीरियसली. मतलब मैं ऐसे ही देती थी कि जैसे मैं नीट का ही दे रही हूँ तो आई यूज़ टू अटैम्प्ट मोर. क्योंकि आप अगर आपको वैसे भी नहीं आता है, अगर आप अटैम्प्ट ही कम कर रहे हैं तो आपके ऑलरेडी चांसेस जा चुके होते हैं सिलेक्शन के. सो आई यूज़ टू
attempt more in those subjects or in those tests also. So मैंने यही स्ट्रेटेजी अपने मेन एग्ज़ाम में भी लगाई थी एंड वो मुझे लगता है वो काफ़ी वर्क करी थी. ऑल्सो मैंने खुद की एक छोटी सी डायरी बना रखी थी या कॉपी मान लीजिए. उसके अंदर मैंने अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं या जो लाइंस हैं या जो क्वेश्चंस हैं जो मैं हर बार भूल जाती हूँ या वॉलेटाइल होते हैं वो मैंने लिख रखे थे हर सब्जेक्ट्स के. ताकि क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा होता है आपको एंजाइटी बढ़ जाती है और आप हर सब्जेक्ट को हर थोरली करने की कोशिश करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता. उस समय आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है. तो इसमें अच्छा यही रहेगा कि आप एक शुरू से ही एक कॉपी बना के चलें जिसमें आप ऑलरेडी सम अप कर चुके हों 5 to 10 पेजेस में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, ताकि आपकी अल्टीमेटली एक कॉपी बन जाए जिसको आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ चुके और सिर्फ वही पढ़ के जाएं. क्योंकि ऐसे तो सिलेबस तो समुंदर जैसा है, हम कवर ही नहीं कर पाएंगे. तो मैंने तो यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी और मैं काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू देखती थी, उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी बताई थी. तो सेम मैंने भी वही फॉलो किया था एंड वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया क्योंकि मैंने उन नोटबुक के अंदर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लिख रखे थे और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर रखे थे. तो वो मेरे को ऐसे हेल्प किया कि जो मैं पढ़ के गई फिर मैं जब एग्ज़ाम के अंदर बैठी तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगा कि आई वॉज लकी इनफ कि वो जो मैं पढ़ कर गई वो वैसा रेप्लिकेट हो गया वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर. एग्जैक्टली तो नहीं पर हाँ टॉपिक्स रिपीट होते हैं. एंड ऑल्सो स्टार्टिंग ये हुई थी कि पार्ट ए के लिए जैसे मेरा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आया आई वॉज ब्लैंक. मुझे ऐसा हो गया कि ये मुझे नहीं आता. देन मैंने थोड़ा काम रखा, मैं आगे गई, मुझे वो लगा वो भी नहीं आया. फिर मैं ऐसे करते 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 मैंने खुद को काम किया. मेरे को सर की वही बात याद आ रही थी कि काम रहना है, एनजाइटी नहीं लेनी, क्योंकि एनजाइटी लेने से अगर आप पैनिक हुए तो आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे. तो मैं अनटिल मुझे वो वाला क्वेश्चन नहीं मिला जिस पे मैं 100% श्योर थी कि हाँ इसका आंसर यही है, मैंने स्किप किए थे क्वेश्चन. ये मेरी स्ट्रेटेजी थी. जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन को क्रैक किया, मतलब आई वॉज श्योर कि 100% ये मेरा आंसर सही है, मेरे को कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने वापस स्टार्ट कर दिया अपना क्वेश्चन करना. एंड मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर बार बार यही सोचेंगे कि नहीं आ रहा एंड एक पॉइंट में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने 1 साल तो ये सब पढ़ा ही नहीं, किया ये क्या आ गया. एंड बट ट्रस्ट में कि ये सब एल्गोरिथम ऐसे ही बैठता है कि किसी के हार्ड पहले आ जाता है, किसी के ईजी पहले आ जाता है. तो वो हो सकता है हार्ड नहीं हो बट एकदम से मेरे को क्लिक नहीं हुआ था. तो आई वॉज मतलब गेटिंग नर्वस. तो मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरा 100% श्योर वाला होगा उसके बाद मैं आराम से करूँगी सारे. फिर मैंने सारे अटैम्प्ट किए एंड जब मेरा पार्ट ए ख़त्म हो गया था मेरे साइड से तब मेरे पास 10 मिनट्स बचे थे. तो एक काम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि या तो मैं वापस जाके सबको देखूं, लेकिन मेरे को ये भी पता था कि ज़्यादा मैंने दिमाग लगाया तो मैं सही क्वेश्चन को भी गलत कर सकती हूँ. इसलिए मैंने उसको होल्ड पे रखा कि अभी तक मुझे जितना आता है उस हिसाब से मैंने किया है, अभी काम रहो. पार्ट बी आया, पार्ट बी को भी मैंने वैसे ही किया था. हाँ आई वॉज मतलब लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस ऑफ सम ऑफ द क्लिनिकल क्वेश्चन बट फिर भी समहाउ मैंने उसको मैनेज किया और वो भी मेरा 10 मिनट्स पहले ओवर हो चुका था. फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ सारे वहाँ पे जो सेंटर पे लोग थे वो सबकी वॉइस यही आ रही थी कि इजी था पेपर एंड रिपीट से था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था. एंड आई वॉज मतलब मेरे को बहुत डर लगने लग गया था कि यार मैं कौन सा पेपर देकर आ गई हूँ, क्या मतलब सच में ऐसा ही पेपर आया था क्या, सबका ईजी था तो सबका हो जाएगा, मेरा रह जाएगा. ऐसे मतलब इतने थॉट्स आते उस समय कि आप सोच नहीं सकते. एंड मेरे मानो तो कभी डिस्कस मत करना, कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको क्या हो सकता है कि आपका सही हो लेकिन अगर 2 लोग बोलते हैं तो आपको अंदर से डर बैठता है. तो मतलब बेटर यही है कि आप डिस्कस ना करें. फिर भी क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी तो हम कार के अंदर जब ये डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन तो मुझे धीरे धीरे एनजाइटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि सबके आंसर अलग आ रहे थे. एंड मेरे को वैसे तो खुद पे कॉन्फिडेंस था लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब अपन किसी की सुनते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है. एंड कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ रहे थे जो मुझे कार के अंदर पता चल गया था वाइल मतलब मैं घर जा रही थी, मुझे पता चल गया था कि ये मैंने गलत कर दिया. एंड घर पहुँचते मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी. मैं इतना नेगेटिव थी कि
मैंने बस ये बोला कि आई डोंट थिंक कि मेरा ये अटैम्प्ट सही गया। एंड देन 2 दिन तक मैं उसी चीज़ में रही। फिर मैंने ही सोचा था मैं रिकॉल वीडियो नहीं देखूंगी, बट मैंने आफ्टर 2 डेज़ मैंने रिकॉल वीडियो देखे यूट्यूब पे। एंड जो मैंने कैलकुलेट किया अराउंड 40 के आसपास गलत हो गई थी। और आई लिटरली क्राइड, क्योंकि मुझे लगा मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। अब तो हो गया, अब तो मेरे को अटैम्प्ट वापस देना ही पड़ेगा एंड ब्ला 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 ब्ला। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट मेरे मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे उस समय मोटिवेट किया और बोला कि अभी तेरे पास एक और अटैम्प्ट है एम्स का एंड तू आराम से एम्स क्रैक कर सकती है। बिकॉज जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी देन मैंने नवंबर का एम्स का अटैम्प्ट किया था एंड उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 273 थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो मैंने सारे सब्जेक्ट कवर भी नहीं किए, अगर मेरी रैंक उतनी आ रही है तो हाँ मेरे में पोटेंशियल तो है कि मैं एम्स में आराम से दे सकती हूँ। तो इसलिए मैंने वो रिकॉल देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद मैंने खुद को गियर अप किया और तैयारी करी वापस एम्स के लिए। एंड बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को लगता है मैंने नीट से ज़्यादा तैयारी एम्स के लिए करी थी डेडिकेटली। एंड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले नीट का रिज़ल्ट आ गया। ओह माय गॉड। एंड जैसे ही सर ने वो PDF भेजी, आई वॉज लाइक मुझे नहीं देखना, मेरा नहीं होगा, मुझे नहीं देखना। और मैंने बिना देखे मैंने फॉरवर्ड कर दी टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड मैंने उसको कहा कि तुम देख लो, मेरे को तो कोई मन नहीं है देखने का एंड आई नो मेरा तो होगा ही नहीं। एंड मैंने बहुत नेगेटिव वे में उसको कह दिया। एंड देन आफ्टर few minutes he called and said it's all India rank 136 and I was like what, मतलब क्या मतलब ये नहीं हो सकता, तूने मेरा तो नहीं देखा, मेरे हिसाब से तूने किसी और का चेक करा है। एंड ही वाज लाइक नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया। तो फिर उसके बाद मैंने खुद ने वो चेक किया एंड देन समथिंग हैपेंड एंड मेरी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कुछ अजीब सा हो गया बॉडी के अंदर, क्योंकि मेरे को वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी वो बात कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने इतने गलत कर दिए फिर भी मेरी रैंक आ रही है एंड समथिंग। क्योंकि एक्चुअली क्या, मैंने रिकॉल वीडियो से 40 गलत देखे थे बट मेरे और भी गलत थे, लेकिन मैं उस पॉइंट पे रुक गई क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा गलत हो रहे हैं, अब मैं नहीं देखूँगी, मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगी। और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हाँ मेरे और भी गलत हो सकता है। तो जब इस बात का मैं रियलिटी में आई और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, देन 2 दिन बाद तो नीट था ही, मतलब एम्स था। एंड उस समय तैयारी नहीं होती है, तो वो बेस्ट यही था कि मैंने थोड़ा टाइम जो पढ़ना था मुझे एम्स के लिए, वो मैंने जो मेरी बनाई हुई नोटबुक थी वो पढ़ी 5 to 6 आवर मैक्सिमम एंड देन आई वेंट फॉर एम्स एग्जामिनेशन। और बट हाँ, इससे एक चीज़ अच्छी हुई कि नीट के एग्ज़ाम के बाद आई वॉज समथिंग, मतलब कि मैं रिलीव थी थोड़ी एंड मैं इतना नर्वस नहीं थी एम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो आई गिव माई बेस्ट फॉर एम्स एंड मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरी एम्स में ज़्यादा अच्छी रैंक आएगी एज़ कम्पेयर टू नीट। मतलब नीट में तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था तो मेरी ऐसी रैंक आई एंड एम्स में मुझे काफ़ी अच्छी रैंक की एक्सपेक्टेशन थी एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 109 इन May 2025। जो एक्सपेक्टेड था उससे तो नहीं आई बट गॉड का एक प्लान होता है, जो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो मुझे बेस्ट देना था वो दिया है एंड मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। इसके अलावा मुझे नीट और एम्स में एक डिफरेंस पता चला कि आप नीट और एम्स को अलग अलग रखिए, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपसे बेसिक पूछता है, बेसिक इन अ सेंस कि आपसे थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछा जाएगा और इन कंपेयर टू एम्स आपसे क्लिनिकल ज़्यादा पूछता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वैसे तैयारी करिए कि अगर आपको INI की तैयारी करनी है तो आप मोर ऑफ द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को फोकस करिए एंड बेसिक्स के अंदर आप एनाटमी और फार्मा को वेटेज देना, क्योंकि इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो मेरे कॉलेज का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा, क्योंकि कॉलेज वालों ने क्योंकि
नीट का जो प्रीपोन पोस्टपोन वाला चीज़ थी उससे काफ़ी मेंटली बच्चों को अफेक्ट हो रहा था, एंड मेरे को भी हुआ था, क्योंकि एकदम से आया कि प्रीपोन हो रहा है, तो वो था कि हमने तो अभी तक कवर नहीं किया सिलेबस, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। पर हमारे कॉलेज ने हमें मतलब 1 मंथ पहले हमें लीनियंसी दी थी पढ़ने के लिए, तो हम घर बैठ के पढ़ रहे थे उसके लिए। एंड इसके अलावा फैमिली का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है। बस थोड़ा ये है कि मेंटली आपको प्रिपेयर रहना होता है पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में, क्योंकि आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपके रैंक ऊपर नीचे होगी, आपका स्कोर ऊपर नीचे होगा, बट मोटिवेशन आपका हमेशा हाई रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो सेल्फ डाउट है वही आपको पीछे करता है, और कोई चीज़ नहीं है ऐसी। आप कभी भी, मैं ये कहूँगी कि आप किसी के भी रैंक पे ध्यान मत दीजिए, किसी की स्ट्रेटेजी पे ध्यान मत दीजिए, आपके लिए जो बेस्ट लगता है आपको, आप वो करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, एंड आपको उसी पे वर्कआउट करना है। सेम मैंने भी यही किया था। मैंने नवंबर का एग्ज़ाम ही इसलिए दिया था ताकि मुझे ये पता चले कि मुझे कितना आता है और कहाँ पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे कैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा एग्ज़ाम में, वो सब के लिए। एंड मुझे ये पता चला कि नवंबर वाले में मुझे पता चल गया था कि मेरी फार्मा जो है वो वीक है, तो मैंने फार्मा पर ही अपना कमांड पूरा करा। ये जो 2-3 मंथ्स जो रह गए थे उसमें मैंने फार्मा बहुत अच्छे से करी थी। इसके अलावा मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो गाइडेंस है वो अलग से दे दूँगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इट्स जस्ट कि मैं जस्ट या समरी देना चाह रही थी कि हाउ आई वेंट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज टू अ गवर्नमेंट कॉलेज, एंड सब पॉसिबल होता है अगर आप विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है और सेल्फ डाउट आप ना करें, एंड हमेशा अपने आप को सराउंड करें विद पॉजिटिव पीपल। तो I would like to thank God, first of all God, and my teachers, my loving family, my parents, my brother and all my friends जिन्होंने पूरे टाइम मेरा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, एंड कभी भी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि हाँ मैं इसके वर्थ इट नहीं हूँ, एंड या दैट्स ऑल।